नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे पलायन पर सर्वेक्षण की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ ने जुलाई 2026 से जून 2027 की अवधि के दौरान पलायन पर एक सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव दिया है। सर्वेक्षण का उद्देश्य देश भर में परिवारों और व्यक्तियों से जुड़े पलायन की दर, पलायन के कारण, अल्पकालिक पलायन और अन्य संबंधित विशेषताओं पर विश्वसनीय आंकड़े तैयार करना है। आगामी पलायन सर्वेक्षण की व्यापकता और उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए एनओसी ने सर्वेक्षण उपकरण विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आगामी प्रवासन यानी पलायन सर्वेक्षण से ग्रामीण, शहरी और अंतरराज्यीय दोनों ही क्षेत्रों में प्रवास की सीमा और पैटर्न के साथ साथ प्रवास के कारणों, प्रवास की अवधि, प्रवास से वापसी, प्रवासियों के रोजगार और आय प्रोफाइल और इसके पीछे छूटे गए परिवारों पर प्रवास के प्रभाव पर व्यापक आंकड़े उपलब्ध होने की उम्मीद है। श्रमिकों की आवाजाही, शहरीकरण के रुझान और प्रवासी आबादी के सामाजिक और आर्थिक जुड़ाव को समझने में इस सर्वेक्षण के परिणाम सहायक होंगे। भारत में विभिन्न कारणों से गांव से शहरों की ओर और छोटे मझोले शहरों से बड़े शहरों की ओर पलायन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 45 करोड़ से ज्यादा प्रवासी हैं। इसलिए मुद्दा आपका में पलायन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो भारत के पूर्व सचिव और मुख्य सांख्यिकीविद हैं। प्रवीण जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अमरजीव लोचन जी से। अमरजीव लोचन जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। अमरजीव जी पूर्व सदस्य हैं इंडियन सेंटर ऑफ माइग्रेशन, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के। लेकिन शुरुआत प्रवीण जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा बहुत व्यापक है और बहुत महत्वपूर्ण है। पलायन से जुड़ा मुद्दा है। देश में बड़े पैमाने पर पलायन होता है। जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने पलायन पर सर्वेक्षण का प्रस्ताव रखा है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है और इसके करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये तो सबको मालूम है कि माइग्रेशन एक कोई भी कंट्री में एक नेसेसिटी है और फैक्ट है, और इकोनॉमिक्स के बेसिक्स में बताते हैं डिमांड एंड सप्लाई के इशू है जी। जहां डिमांड है, सप्लाई आएगा, चाहे लोकल आएगा चाहे कहीं और से आए। तो जैसे इकोनॉमी को जरूरत है कोई भी अपने प्रोग्रेस करने के लिए, तो वर्कफोर्स जो है उसके लिए महत्व है। वर्कफोर्स के बिना कोई प्रोडक्टिविटी करना मुश्किल है। और ये जो सर्वे, जो माइग्रेशन सर्वे अब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी मंत्रालय करने जा रही है, ये एक पहल तो नहीं कह सकते, इसकी हिस्ट्री भी है और जगह पे भी इसके पुराने सर्वेज में भी कुछ डेटे आए हैं, आंकड़े आए हैं। अब ये डेडिकेटेड सर्वे होगा माइग्रेशन पे। इसमें माइग्रेशन रेट के बारे में आइडिया लगेगा और आउट माइग्रेशन, क्यों माइग्रेट करता है आदमी, और उसके जो आंकड़े निकल के आएंगे उससे थोड़ा पॉलिसी डिसीजंस के बारे में मतलब आप यूज कर सकते हैं पॉलिसी में। अब देखिए, माइग्रेशन समझना चाहिए, कई सारे एस्पेक्ट्स हैं उसके जी। एक तो स्पेशल होता है, कौन सी जियोग्राफी से आ रहे हैं, कौन से रीजन से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, आना जाना सब लगा ही रहता है। कितने ड्यूरेशन के लिए जाते हैं, शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है कि सीजनल है, क्या है, उसका भी आंकड़े मालूम होने चाहिए। और ये मतलब कि फोर्स्ड है कि अपने इच्छा के हिसाब से जा रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं और इसके इम्पैक्ट मैक्रो पॉलिसीज में भी आता है, मीसो पॉलिसी मतलब सोसाइटी के बारे में भी, माइक्रो पॉलिसीज में भी आता है कि इंडिविजुअल डिसीजन मैरिज से है कि एजुकेशन से है, स्किलिंग से है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। बट लेबर जो है, लेबर का मूवमेंट इज ए नेचुरल फिनोमेना, और इसको जो है अगर आप पॉलिटिकल ओवरटोन ना दें, जैसे कि कोविड के टाइम हो गया था, तो इट इज अ वेरी हेल्दी कॉन्सेप्ट। मतलब कोई भी देश के बढ़ोतरी के लिए बहुत हेल्दी कॉन्सेप्ट है। और माइग्रेशन के आंकड़े इसलिए मालूम होना चाहिए कि बाय चॉइस है, बाय फोर्स है
कोई कैलामिटी के कारण कोई जा रहा है, कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ है, क्या हुआ है, किस कारण जा रहे हैं, उसका रीजन समझना जरूरी है। जी तो और कौन से स्टेट से, खासतौर से इंटरनेशनल के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ओनली नेशनल माइग्रेशन, जी डोमेस्टिक, ठीक है, इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट, विद इन द स्टेट और अक्रॉस स्टेट्स, ठीक है। तो इसमें कई सारे मुद्दे आते हैं, जैसे बताया कि, और ये इट इज नॉट ओनली ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव बट लेबर मिनिस्ट्री के हिसाब से आप देखें तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको याद होगा एक इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट हुआ करता था, जी जिसमें बहुत सारे प्रोविजन होते थे लेबर के वेलफेयर के लिए। अब वो जो है वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ हैजर्ड वर्किंग कंडीशन लेबर कोड में चला गया है, उसमें सबमर्ज हो गया है। पर उसके साथ इंडिया का जो मेन इकोनॉमी का आप देखें तो इनफॉर्मल सेक्टर का बहुत बड़ी संख्या है। अब वो इनफॉर्मल सेक्टर ऐसा है कि आपका उसको उसका डायमेंशन देना मुश्किल है, आंकड़े भी निकालना मुश्किल होता है। एस्टिमेट करते हैं हम लोग, जी पहले फॉर्मल टोटल वर्कफोर्स में से फॉर्मल काउंट करके सब्ट्रैक्शन से इनफॉर्मल करते हैं, सर्वेस करना पड़ते हैं इनफॉर्मल सेक्टर के क्वांटिफिकेशन के लिए। तो लेबर मिनिस्ट्री ने कई सारे इसमें कदम भी उठाए, जैसे ई श्रम पोर्टल खोला था वर्कर्स के लिए, बिल्डर एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स का उनका सेस फंड भी है जिसमें रजिस्ट्रेशन होता है। फॉर्मल सेक्टर के लिए ईपीएफओ का भी आपका वो पोर्टल है जहां पे पता चल जाता है कि कौन कहां से आ रहा है, कितने जा रहे हैं। जी अब उसमें यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से क्या होता है कि अगर आप डीप डाइविंग करें तो फॉर्मल सेक्टर का माइग्रेशन के बारे में भी आइडिया लगा सकते हैं, जी प्रवीण जी, जी है ना। और एक नेशनल करियर सर्विस पोर्टल खोला गया था लेबर मिनिस्ट्री में, जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज के सारे वो मिल जाते हैं स्टूडेंट को, और इवन न्यू जॉब्स के लिए भी। तो कोशिश तो होती है कि लोग अच्छे टैलेंट को अट्रैक्ट करें। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी, मैं इसके और भी पहलू आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पलायन का मुद्दा जो है बहुत व्यापक है। जाहिर तौर पे पलायन का मुद्दा जो है कई कारणों से हमारे यहाँ, हमारे देश में नकारात्मक दृष्टि से भी देखा जाता है, क्योंकि कोई अपना घर छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन रोजी रोटी की मजबूरी आदमी को एक शहर से दूसरे शहर ले जाती है। उसके पीछे कई कारण होते हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसका पॉजिटिव पहलू भी है, उस पर भी चर्चा करेंगे हम। लेकिन अमरजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पलायन का जो मुद्दा है, पलायन की जो बात हम कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं, किस संदर्भ में देखते हैं? क्योंकि जो व्यापक सर्वेक्षण की बात हो रही है, जाहिर तौर पर वो देश की नीतियों के लिए, बात चाहे शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। 1955 में भी से सर्वेक्षण हुए और 63-64 के समय भी व्यापक सर्वेक्षण हुआ था। और अभी जो इस वर्ष 26 और 27 के बीच के लिए जो घोषणा की गई है, वो ज्यादा बड़ा और बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर होगा। जैसा कि हमारे पूर्व सांख्यिकी के इतने बड़े विद्वान ने बताया, सही बता रहे थे कि इन जगहों पर पलायन को किस रूप में देखना है, पॉजिटिव रैंक में, नेगेटिव रैंक। हमें तो ये समझना है कि पलायन को जनरली न्यूज़पेपर और मीडिया उस दृष्टिकोण को दिखलाती है जिसमें नेगेटिविटी आती है लोगों के माइंड में। ऐसा एकदम नहीं है। इतिहास गवाह है कि पलायन और पल्लवन यानी वृद्धि ऑफ इकोनॉमी के लिए पलायन बहुत आवश्यक है। और पलायन के मुद्दे जैसे उन्होंने बताया कि छोटे समय के लिए है कि बड़े समय के लिए है। पलायन की मूवमेंट की हिस्ट्री आप अमेरिका में भी देखेंगे, जब अमेरिका बनता है अमेरिका, तो पलायन की स्थिति हर जगह रहती है और प्रोग्रेस के साथ जुड़ा हुआ शब्द है ये। इसलिए पलायन को नेगेटिव रूप में नहीं देखना चाहिए हमें। दूसरी बात, अभी जो व्यापक रूप से इसकी चर्चा और सर्वे किया जाएगा, उसका मुख्य कारण शिक्षा और अन्य आर्थिकी के क्षेत्र में लोगों के लिए सुविधाएं कहां तक जुड़ा पाए, इसकी आसानी होगी। ये कोई ऐसी सर्वे नहीं है जिसमें सिर्फ जातिगत बातों का नोट किया जाएगा। इनमें सारी ऐसी बातें नोट की जाएंगी, उनके पैरामीटर्स सारे उसमें रिकॉर्ड होंगे। और अभी के जमाने में जो इतना हाई डिजिटल एज है, इसमें इनके डेटा का फायदा तुरंत मिलेगा हमारे प्लानिंग में भी, गवर्नमेंट के लेवल पे भी, और कहीं मोल के रूप में भी इसका प्रयोग हो सकता है, जिससे हम लोग छोटी सी जगह से बहुत बड़ी चीज को समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम देखते हैं पलायन के बारे में, छोटे समय के लिए पलायन जो होती है जी, तो पलायन उसी तरह का है जैसे भारत के रेल में आज की तिथि में प्रतिदिन 3 से 3.5 करोड़ लोग रहते हैं हमेशा।
तो वो तो पलायन का एक छोटा सा पात्र है वो। लेकिन पलायन में जो लोग लंबे अवधि के लिए जाते हैं, जैसा कहा गया कि ज्योग्राफी वाली बात है, तो जहां अवसर कम है उन जगहों से जाते हैं पलायन में। जैसे इतने सारे खनिज पदार्थ के लिए क्षेत्र झारखंड है, झारखंड से पलायन की संख्या उतनी नहीं होती है जितनी बिहार से होती है, जी, जितनी पूर्वी उत्तर प्रदेश से होती है, जितनी मध्य प्रदेश से होती है। इंडस्ट्री की कमी और इन सब चीजों को समझने के लिए पलायन जो होता है। लेकिन इस पलायन में, भारतीय पलायन और अन्य जगहों के पलायन में अंतर है। यहाँ का पलायन संस्कृति निष्ठ है, इसलिए आप देखते हैं कि जब छठ पूजा होती है तो इतनी सारी भीड़ पहुंचती है अपने गांव वापस। जी, तो वो पलायन एक उस रूप में नहीं है जो अपने घर की जड़ों से अलग कर जाता है। इसलिए पलायन को हमें उस रूप में समझना चाहिए कि किस प्रकार से उनकी डेटा, उनकी जानकारी से प्रगति के नए आयाम खोले जाएं, और जिसमें शिक्षा बहुत बड़ा आयाम है। इसलिए शिक्षा में स्कॉलरशिप देना और उनके बारे में समझना, स्कूलों की दूरी समझना, प्राइमरी लेवल से लेकर बड़े लेवल तक, ये सब के लिए ये जो डेटा कलेक्शन होगा बहुत ही फायदेमंद होगा। और हमें लगता है कि इस सर्वे का हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। जी बिल्कुल। प्रवीण जी, अगर बात मैं थोड़ी हिस्ट्री की करूं, इतिहास की करूं, तो भारत में आंतरिक पलायन बड़े पैमाने पर होता रहा है। अगर बात की जाए 2090 से लेकर 2011 के बीच की, तो कुल प्रवासियों की संख्या में दुगनी बढ़ोतरी हुई है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 45 करोड़ से ज्यादा प्रवासी हैं। 2001 की जनगणना में प्रवासियों की संख्या 31.45 करोड़ थी। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, जो जैसा मैंने कहा कि किसी भी पहलू के दो पक्ष होते हैं, इसका भी एक सकारात्मक पक्ष है। तो ये मुद्दा भी उठता है कि आखिर लोग पलायन क्यों करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर, छोटे राज्यों से बड़े राज्यों की ओर, या छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर? क्या क्या कारण इसके पीछे होते हैं? तो कारण तो बहुत होते हैं, जैसे सोशल है, डेमोग्राफिक है, मेन है अपॉर्चुनिटी, लाइवलीहुड, जी, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन वैसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहता है आर्टिकल 41 में कि एक सिटीजन को अपॉर्चुनिटी, राइट टू लाइवलीहुड है, जी, और राइट टू लाइवलीहुड और राइट टू वर्क एनीवेयर इन इंडिया भी है। तो मेरे हिसाब से माइग्रेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम, इट इज ए लीवरेज। मतलब कि ये, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा है, इकोनॉमी बढ़ती है। और इसके आंकड़े से ये पता चल रहा है, आइडिया जब 45 करोड़ जो भी आप फिगर्स बता रहे हैं, हमको देखना है वर्कर्स की कंडीशन, है ना, जो कि माइग्रेशन से डायरेक्टली लिंक्ड है। कि सपोज करिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट से काफी लोग आते हैं फॉर ए पर्टिकुलर सीजन, जी, उनके वर्किंग कंडीशंस एट द साइट वो क्या है ना, क्योंकि वो लेबर मिनिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कि हम माइग्रेंट वर्कर्स को हम क्या वर्किंग कंडीशन, वर्किंग एनवायरनमेंट दें, जिससे कि वो मतलब उसको राइट टू लाइवलीहुड भी हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हो, और एट द सेम टाइम मतलब डिग्निटी के साथ अपना रह सके फैमिली के साथ। और जो इसके दूसरा एडवांटेज है कि वो जो माइग्रेंट वर्कर होता है वो रेमिटेंसेस भी काफी भेजता है अपने ओरिजिनल स्टेट में या लोकेशन या विलेज पे। जी, तो उसकी भी जो रेमिटेंसेस से जो उसकी ग्रोथ होती है हाउस होल्ड की, वो क्वांटिफाई भी करना जरूरी है। कि अगर हमने बॉम्बे से पटना या बॉम्बे से तमिलनाडु कहीं से भी हमने रेमिटेंस किया, तो वो स्टेट की भी बढ़ोतरी हो रही है। जी, तो एज सच मेरे हिसाब से तो विन विन सिचुएशन है सबके लिए। प्रॉब्लम आती वर्किंग कंडीशंस की, जिसके बारे में इंडस्ट्री को भी देखना है, गवर्नमेंट को भी देखना है, एकेडमिशियंस को भी उनके इंसाइट्स निकालने हैं नए कि व्हाट कैन बी डू बेटर, जिससे कि उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर रहे। बट आंकड़े से आइडिया लगता है कि हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और कितना हमको इंतजाम करना पड़ेगा उसके लिए। जी, जी, जाहिर सी बात है कि किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर कुछ लोगों का पलायन होता है, वो चाहे रोजगार के लिए हो,
अच्छी शिक्षा के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो या बेहतर अवसरों के लिए हो, जाहिर तौर पे सरकार को एक नीतिगत स्तर पर कार्य करना होता है कि इतने लोग इस शहर में अगर पलायन करके आए हैं तो उनको बेहतर अवसर कैसे मिले अच्छा जीवन जीने के लिए। लेकिन अमरजीत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि एक बड़ा बदलाव, पलायन की बात हम कर रहे हैं, जाहिर तौर पर पलायन को लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठते हैं, लेकिन अगर मैं आबादी की बात करूं, जो आबादी में बदलाव देखने को मिल रहा है, देश के आर्थिक भूगोल को एक नया स्वरूप मिला है इस पलायन के कारण। अगर जीडीपी की बात की जाए तो जीडीपी में लगभग 45% का योगदान जो पलायन करके दूसरे राज्यों से एक राज्य में गए हैं। मान लीजिए अगर दिल्ली में अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, लोग दिल्ली आते हैं, रोजगार की तलाश में आते हैं, या गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, जाहिर तौर पर एक बेहतर जीवन के लिए जाते हैं। बदलते हुए इस स्वरूप को आप कैसे देखते हैं? अभी जो सर्वेक्षण की घोषणा जो की गई है अगले वर्ष के लिए, उसमें एक दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सब एसडीजी जो अपना यूनाइटेड नेशंस के जो गोल है उसके संबंध को ध्यान में रखते हुए डेटा कलेक्शन होगा। जैसे कार्बन फुटप्रिंटिंग की बात पहली बार इसमें होगी कि जहां पर रहते हैं पलायन के बाद उनके रहने की स्थिति कैसी है, उनकी सुविधाएं कैसी हैं, कंपनियां क्या उनको प्रोवाइड करती हैं, आप फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी उंगलियों के लिए, पैर के हाथों के लिए क्या सुविधाएं रखी है उन्होंने। ये बहुत बड़ा एक आयाम होगा जिससे लाइफ की क्वालिटी बदलेगी हमारे मजदूरों श्रमिकों की जो यहाँ भी जाते हैं। और जहां रही बात पैसे की, आपने बताया 31 करोड़ से 45 करोड़ का जो पलायन हुआ, आपने दो दशकों का डेटा देखा, तो ये 14 करोड़ की जो वृद्धि हुई है, और उसी में क्रम में आप देखिए 55 से 60% ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर हुआ है। इसलिए उसी साथ साथ में प्रधानमंत्री योजना जो गांवों में पक्के घर और पानी के लिए है, अब उसके बाद की घरों की व्यवस्था और सुधरे, आबो हवा और अच्छा हो, इसके लिए वो मदद होती है ऐसे पलायन के द्वारा भेजे हुए पैसे। पलायन की एक दूसरी समस्या होती है, उस संस्कृति की होती है कि उस संस्कृति में जब बच्चे पलायन के बाद 5 से 10 साल 15 साल की जगह में रहते हैं, वो होने वाले बच्चों के साथ समस्या होती है अपने घर के जुड़ाव और अपनी भाषा का। जी, तो पलायन का एक छोटा सा साइड इफेक्ट यही है कि भाषा का ह्रास होता है, लेकिन भाषा के ह्रास और संस्कृति के ह्रास को रोकने के लिए समय समय पर जाने का क्रम आप हमेशा देखेंगे, तमिलनाडु हो या बिहार हो, काफी बड़ी संख्या में जो केरल के भी लोग जाते हैं नर्स के रूप में काम करने, देश के बाहर भी और देश के अंदर भी, आप देखेंगे हर जगह उनका पलायन है। तो बड़ी खुशी खुशी से अपने क्रिसमस के समय लौटते हैं और वो कनेक्शन बना रहता है, जिससे सांस्कृतिक गतिविधियां और पलायन दोनों एक दूसरे को पूरक दिखाई पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि पलायन को एक उस रूप में देखें जो पालने का काम कर रहा है, देश की नर्चर कर रहा है इकोनॉमी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोचना है कि हमारी इकोनॉमी उसी कारण से ग्रो हो रही है, इसमें आप कोई संदेह नहीं है। जी जी, प्रवीण जी, आप कैसे इस पहलू को देखते हैं? क्योंकि हम जब देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और औद्योगिक क्षेत्रों की बात करते हैं, तो ये जो पलायन करके जो प्रवासी नागरिक हैं उनकी जो भूमिका है देश की अर्थव्यवस्था में, देश के जीडीपी में, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? भाई, आप खुद ही देख लीजिए कि इंडिया का जो सुपर पावर का जो स्टेटस धीमे धीमे इमर्ज होके आ रहा है, जीडीपी पर कैपिटा बढ़ रहा है, हमारा परचेसिंग पावर पैरिटी अच्छी हो गई है, और हम लोग लीडिंग इकोनॉमीज में आ रहे हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज में भी शिफ्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये है कि माइग्रेशन या वर्कफोर्स इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री, एंड उनके वर्किंग कंडीशंस के बारे में ध्यान देना है हम लोग को। बट एट द सेम टाइम माइग्रेशन इज समथिंग विच इज इनएविटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी इकोनॉमी। मैं रिपीट कर रहा हूं और एग्जांपल देना चाहता हूं रेमिटेंसेस का। अभी तो हमारे पास डेटा नहीं है रेडीमेड, बट एक जमाने में मनी ऑर्डर्स हुआ करता था, जस्ट अबाउट ए डिकेड बैक जी। तो उसके आप आंकड़े देखें, से 2001 के बीच में करीब 10 करोड़ मनी ऑर्डर्स इशू हुए थे, और 2010 में गिर के 5 करोड़ हुए थे, और 2015-16 में 10 करोड़ फिर बढ़ गए। लेकिन अमाउंट जो शिफ्ट हुआ है, 2001 में 58 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था रिमिटेंसेस का, ओनली थ्रू मनी ऑर्डर, और ये बढ़ के 15-16 में 117 करोड़ था। नॉट ए स्मॉल जंप, नॉट ए मेजर जंप, लेकिन अब जब से डिजिटल पेमेंट हुआ है, इस तरह का ट्रैक करने
बताना मुश्किल है, जी। बट ये कि रिमिटेंसेस से क्या हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है। एक तो जो माइग्रेंट है, जो जा रहा है, नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है, वो कमा रहा है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई है, रिमिटेंसेस से उसके घर की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई है, और वो जिस स्टेट में जा रहा है वहां का भी इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो जीडीपी का ग्रोथ तो हो गई ना, जी। आपका प्रोडक्शन में भी, कंजम्पशन में भी, तो पर कैपिटा तो बढ़ेगा ही। अमरजीत जी, अगर मैं बात राज्यों की भूमिका की करूं, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर एक राज्य से दूसरे राज्यों में नागरिक बेहतर अवसरों की तलाश में जा रहे हैं, वो अब बात चाहे शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो या रोजगार की, मूलभूत समस्याएं जो हैं एक आम नागरिक की, अगर उसके लिए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, तो राज्यों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? मैं ये कह रहा था कि 70 के दशक में आप देखेंगे श्रमिक काफी बड़ी संख्या में दक्षिण के क्षेत्र से दिल्ली की तरफ आए थे, जी। जिनके कारण आपने देखा तमिल लोगों के लिए तमिल स्कूल बने, तेलुगु के लिए तेलुगु बच्चों के स्कूल बने। तो ऐसी परंपरा का इसलिए हुआ कि 5 लाख से ज्यादा आबादी हो गई थी एक विशेष राज्य के श्रमिकों और कार्य करने वालों का। तो सांस्कृतिक योगदान के रूप में कह लें, उनकी भाषा को बचाने के लिए कह लें, ये उस राज्य में हमेशा इसकी सुविधा दी गई है। हालांकि इसमें कई प्रॉब्लम दिखती हैं हमें, जैसे असम में मजदूरों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ कई बार कई राउंड में हुए, उस राउंड के बाद उन जगहों पर भी जाते हैं लोग, लेकिन उन सुविधाओं को छोड़ करके उन जगहों पर ज्यादा जाते हैं जहां पर उनको अपने सांस्कृतिक विरासत, शिक्षा के बेहतरीन अवसर और वो समाज के लिए कुछ ज्यादा करने का और अपने घर के काम को पूरा बढ़िया से करने के लिए योगदान राज्य देते हैं। और ये मुझे लगता है कि इस मामले में गुजरात एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, जहां अभी कम से कम पूर्वांचल से 22 लाख से 23 लाख लोग हैं वहां पर, जो बड़े बड़े शहरों में जहां इंडस्ट्रीज है। मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति जिन जिन राज्यों में जहां जहां सुविधा बढ़ेगी, उनके रहने के लिए ही नहीं, सांस्कृतिक विरासत को रखने के लिए भी, तो हमें लगता है कि ये राज्य रिस्पॉन्सिबल और ज्यादा होंगे अगले डाटा से जो हमें मिलेगा। उस डेटा से उनको बहुत ही अलग इंसेंटिव होगा कि हाउ वी कैन कीप देम विद देयर ओन बैकग्राउंड। इसका बहुत ही साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं खराब आएगा, पॉजिटिव में आएगा। मुझे लगता है कि इस डेटा का स्वागत करने के साथ साथ इनके सारे पहलुओं को डिजिटाइज करके जब हमें जानकारी रखी जाएगी, तो हमें लगता है कि सब जगह पर इसका फर्क पड़ेगा। और आज जैसा हमारे भाई ने बताया अभी कि इतनी ज्यादा प्रगति होती है हर जगह, 1 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन के बीच की जो बात जीडीपी की बात होती है, या इनमें से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इन श्रमिकों और माइग्रेंट का है। और माइग्रेंट का एक दूसरा पहलू भी हम जब जनरली भूलते हैं, वो सरकारी नौकरियों में है। खास करके सरकारी उच्च पदों में ए और बी कैटेगरी में इतने लोग बाहर से यहाँ हैं। दिल्ली में खास करके देखेंगे जहाँ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, 60% से 70% लोग माइग्रेंट हैं। अब उनकी नौकरी है यहाँ पे, सेंट्रल सर्विस में है, तो उनकी ट्रांसफर भी नहीं होती, तो पूरा जीवन यहाँ उनका लगता है। ऐसे माइग्रेंट के भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो अपने देश, अपने राज्य को छोड़कर ऐसे राज्य में बसते हैं जहां पर अपनी जीविका ही नहीं, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं अच्छी तरह से। जाहिर तौर पर पलायन का ये विषय हम उठाते हैं या इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, तो राज्यों की भूमिका भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा उभरकर सामने आती है। लेकिन जिस तरह से सांख्यिकी मंत्रालय ने जो तय किया है कि सर्वेक्षण से देश की सामाजिक आर्थिक नीति संरचना को मजबूती मिलेगी, प्रवीण जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो 26 और 27 में सर्वेक्षण होगा पलायन को लेकर, और यह कहा जा रहा है कि इससे देश की जो सामाजिक आर्थिक नीति संरचना है उसको मजबूती मिलेगी, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको सरकार पलायन की दृष्टि से बेहतर व्यवस्था करना चाहती है, उसका आकलन करना चाहती है, मंत्रालय उस पर रिसर्च करना चाहता है, या नीति के लिए उसका उपयोग करना चाहते हैं? देखिए, सांख्यिकी मंत्रालय का जो मेन काम है जी, कि अनसर्टेनिटी को मेजर करना, जिसके बारे में हमको डायरेक्ट नॉलेज नहीं मिलता है, उस पर सर्वे करके, आंकड़े इकट्ठे करके सर्वे करते हैं। और ये पिछले आपने देखा होगा 3-4-5 साल में कितने सारे नए नए सर्वेज स्टार्ट हो गए हैं, वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं और सर्वे किए जा रहे हैं, जो कि जिसमें डेटा की कमी थी जी, और वो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो उससे क्या होगा कि हमारा इकोनॉमी का एग्जैक्ट पिक्चर डिफरेंट डायमेंशन से मिलने लगेगा जी। इसमें पॉलिसी बेटर होगी, एविडेंस बेस्ड प्लानिंग बनेगा एंड टारगेटेड पॉलिसीज होंगी।
जिस एरिया में जरूरत है, चाहे वर्कर कंडीशन हो, चाहे उसका स्किलिंग का, एजुकेशन का, मतलब सो मेनी थिंग्स आर देयर जो कि इस सब के डेटा से लिंक करके यू कैन मेक मच बेटर पॉलिसीज। तो माइग्रेशन है, अनकॉर्पोरेट सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, आई मीन इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर को क्वांटिफाई करने का ही कोशिश में आपको ये सब सर्वेस कराने हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इसका डायमेंशन क्या है, हाउ टू एड्रेस इट, कैसे इनफॉर्मल को फॉर्मल में कन्वर्ट किया जाए। तो इस तरह जैसे हमने प्रोग्राम बताए थे, ई श्रम पोर्टल है, ईपीएफओ, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, आरपीएल अप्रेंटिसशिप स्कीम है, इतने सारे स्कीम्स हैं जिसको धीमे धीमे करके इनफॉर्मल सेक्टर को कैप्चर करके जी फॉर्मलाइज किया जाए, एंड दैट इटसेल्फ विल बी अ बिग स्टेपिंग स्टोन टू इंडिया बिकमिंग अ डेवलप्ड इकोनॉमी। मेरा अगला सवाल आपसे यह है अमरजीत जी कि जो भारत का शहरी बुनियादी ढांचा है वो पहले से ही भारी दबाव का सामना कर रहा है। ऐसा अनुमान है कि देश को अपनी शहरी मांग पूरी करने के लिए अगले 2047 तक, जो विकसित भारत का लक्ष्य भी है, एक बड़े निवेश करने की आवश्यकता होगी। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? शहरों का विकास और नए नए गांवों को शहरों में बदलने का काम हुआ, उसी तर्ज पर एग्जैक्टली हमें गांव को शहर में नहीं बदलना, लेकिन गांव के आसपास या बड़े शहरों के आसपास नेशनल कैपिटल जोन जैसे दिल्ली में है, ऐसे सुविधाओं के बढ़ाने की आवश्यकता बहुत आ गई है। क्योंकि सुविधाओं के साथ साथ मजदूरों के या श्रमिक जिस रूप में काम कर रहे हो, सेमी स्किल्ड लेबर की संख्या पहले से बहुत ज्यादा बढ़ी है जी। और स्किल्ड लेबर की संख्या भी जो बढ़ी है, उसका मुख्य कारण विदेशी जो पूंजी आ रही है देश में नए नए फैक्ट्रीज के लिए, नए नए कामों के लिए, और आने वाले समय में ऐसे काम आ रहे हैं जो हम इन स्किल्ड लोगों के लिए जब सुविधा देंगे तो उनको तब वो काम को ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए शहरों का विकास, शहरों का फैलाव, शहरों के एरिया को पूरी तरह से उन सारी सुविधाओं से युक्त करना, ये सारी बातें ये शहरीकरण में होगा। और जिस प्रकार से चीन में अभी 48% ही रह गया गांव, शहर 52% हो गया, उसी प्रकार से हमारे यहाँ में गांव की संख्या जो कम हो रही है, वो एक अच्छा है या नहीं है वो तो अलग समाजशास्त्रियों का विषय है, लेकिन सुविधाओं के बढ़ने और शहरों के फैलने के साथ साथ इनकी आवश्यकता ज्यादा बढ़ी है। हमें लगता है शहरी मंत्रालय को इस दिशा में थोड़ी मेहनत आसानी मिलेगी इन डेटा से जो हम कलेक्ट करेंगे अगले वर्ष। जाहिर तौर पे जो जी तो इस शहरों के संबंध में विकास और फैलाव होगा, सुविधाएं बढ़ेंगी, और इन सब के लिए जहां अभी हमारे वक्ता ने बताया कि किस प्रकार से डेटा के साथ जहां पर ज्यादा जरूरत है वहां पे ज्यादा हाईलाइट होकर के वो पॉलिसी बनाई जाएगी जिससे उनको सुविधा और रोजगार दोनों का अवसर मिले। तो वो एक बहुत बड़ा आयाम है। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां से 18 किलोमीटर तक दूर स्कूल नहीं है, और उस जगहों पर स्कूल की आवश्यकता कैसे है उन सबको समझने के लिए ये डेटा से हमें बहुत ही फायदा होगा। हमें पूरा विश्वास है कि शिक्षा मंत्रालय ने जो अभी विभिन्न विश्वविद्यालयों में तरह तरह के ऐसे कोर्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो सेमी स्किल्ड और स्किल्ड की जानकारी और उनके नॉलेज को बढ़ाती है और कोर्स का हिस्सा है। बैचलर डिग्री के कई कोर्स में भी ऐसे कोर्स लगाए हुए हैं जो ऑप्शनल हैं। ऐसे स्किल बढ़ाने के काम की जो तैयारी शिक्षा मंत्रालय करती है या कर रही है, उसका फायदा इन आने वाले पीढ़ी के बच्चों को मिलेगा। और हमें उम्मीद है कि इसके कारण शहरों की वृद्धि साइज में हो, लेकिन गांव के इर्द गिर्द भी ये सारी सुविधाएं ऐसी हो जाएंगी जैसे स्विट्जरलैंड के गांव शहरों की तरह लगते हैं। जी बिल्कुल। विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने इस बात पर जोर दिया है कि सामाजिक लाभों को सहजता से दूसरों तक पहुंचाना महत्वपूर्ण है। ऐसे कार्यक्रम या योजनाएं जो प्रवासियों को स्थान की परवाह किए बिना स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सब्सिडी वाले खाद्य पदार्थों तक पहुंच बनाने की गुंजाइश देते हैं, वास्तव में वे उन सारी असुरक्षा को कम करते हैं जो उन शहरों से बाहर जाने को मजबूर कर सकती हैं। जाहिर तौर पर भारत सरकार ने तमाम ऐसी योजनाएं, तमाम ऐसी स्कीम लागू की हैं जिससे आम आदमी को, खासतौर से जो अपने शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाते हैं, उनको लाभ हो रहा है। जैसे जनधन योजना या वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना, ऐसी तमाम योजनाएं भारत सरकार ने शुरू की हैं। प्रवीण जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अमरजीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी पर और धन्यवाद आपका।
तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।